इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी, गांव से पैदल आकर शहर के नज़दीक स्कूल में आना, साथ ही घर की स्थिति भी इस तरह की नहीं थी कि आम आदमी की तरह हो। ऐसे शख्स जो आज चिकित्सा क्षेत्र में हाड़ौती का नाम रोशन कर रहे हैं, वह हैं हमारे साथ आज डॉक्टर आर.पी. मीणा साहब। डॉक्टर आर.पी. मीणा साहब न्यू मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक में विभागाध्यक्ष और नवीन मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक हैं। इनके कार्यकाल में काफ़ी प्रगति नवीन अस्पताल की हुई है। आज ये हमारे इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट हैं। इनसे इनकी शिक्षा और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में इनके मुँह से हम सुनेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर आर.पी. मीणा साहब से। मीणा साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। मीणा साहब, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपनी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आपने चिकित्सा के क्षेत्र में हाड़ौती का नाम रोशन किया है और इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे? जिसको आप आर.पी. मीणा बोल रहे हो, एक छोटे से गांव का राम प्रसाद था, जो धीरे धीरे करके परिवार के सपोर्ट से, साथियों के साथ मिलकर के और गुरुजनों के आशीर्वाद से, शिक्षा से जी आज यहाँ तक पहुँचा हूँ जी, जिसमें परिवार का साथ, दोस्तों का साथ और गुरुजनों का जो मार्गदर्शन है उससे मिलकर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। छोटा सा गांव है हनौत खेड़ा, देवली अरब के पास में। वहाँ से उस स्कूल, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, देवली अरब में, हाँ लगभग 3 किलोमीटर दूर है वहाँ पे। तो मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो देवली अरब में हुई जी, 8वीं तक मिडिल जी। उसके बाद में आगे परिवार का ये था कि बड़े जो भाई साहब हैं जी, है ना, हम लोग 8 बहन भाई हैं जी, 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं जी। और पिताजी किसान और समाज सेवी, बहुत बढ़िया, समाज सेवी श्रवण लाल जी जी। तो उनका ये था कि समाज के लिए कुछ न कुछ करें। बहुत ही सरल उनका स्वभाव था, किसी को दुख नहीं हो जी, किसी को दुख हमारी वजह से दुख नहीं हो, ऐसे उनके भाव थे। और शिक्षा की मैं बात करूं तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने जो ग्रंथ हैं उनका नॉलेज बहुत था। और उनके जो भाई हैं 2 और, उनको था कि वो कम पढ़े थे, लेकिन उनके भाई जो नहीं पढ़े थे उनको, हमको पता है कि उनको भी रामायण महाभारत, ये जो शिव पुराण वगैरह का उनको पढ़ना सिखाया। और वो भी उनकी नॉलेज लेकर के, वो भी हम देखते थे, उनको पढ़ाने की जिज्ञासा थी उसमें जी। और साथ में जो देवली अरब स्कूल है उसके अंदर डेवलपमेंट में काफ़ी उनका सहयोग रहा जी। बगल में जो राडियो के वाला जी हैं, देवली अरब और रायपुरा के बीच में जी, उसके डेवलपमेंट में उनका काफ़ी सहयोग रहा जन से। तो इस तरह से उनके जो संस्कार हैं और जो भाइयों का सपोर्ट है जी, उसकी वजह से हम लोग पढ़ पाए। और साथ में फिर जो बड़े भाई साहब है, उनका था कि हम किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, तो कि आपको पढ़ना है। और वो तो कह रहे ना कि शुरू में कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो पता नहीं उनको क्या था कि वो सोचते थे कि इस भाई को डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है। जब मेरी बारी आई तो क्या भाई तेरे को तो डॉक्टर बनना है जी, जी। और हमारे गुरुजी हुआ करते थे देवली अरब में, राम कल्याण जी शर्मा जी जी, उनका मैं फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा जो आगे बढ़ चल के कुछ न कुछ करेगा जी। अब उन्होंने कहा कुछ न कुछ करेगा, क्या करेगा पता नहीं, लेकिन भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर बनना है इसको, तो कि परिवार में ज़रूरत है। तो इस तरह से साइंस का माहौल हुआ। साइंस में फिर मल्टीपर्पज़ स्कूल वहाँ पे आए
और मल्टीपर्पज़ में भी क्या है कि वहाँ पे जब एडमिशन लगे तो उस टाइम पे रैंक से और परसेंटेज से एडमिशन हुआ करते थे। बिल्कुल सही है। तो उस टाइम पे साइंस के लिए न गए थे, लेकिन शुरू में रहता कि वहाँ पे मेरे से पहले उस एरिया में किसी ने बायोलॉजी नहीं ली थी, तो मैंने भी कहा कि मेरे को भी मैथ्स दे दो। तो उन्होंने कहा कि 1 नंबर कम है, आपको तो मैथ्स नहीं मिलेगी और बायो मिलेगी जी। तो मैंने कहा भाई साहब ने बोला था डॉक्टर ने, तो मैंने कि क्या, तो बायो दे दो। तो वो बायोलॉजी ले ली। फिर उसमें हम लोग पढ़े 9th से 11th तक। उस टाइम पे 11th तक पढ़ाई होती थी, मतलब बोर्ड था। उसके बाद प्री डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से, उसके बाद में RNT मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। फिर जोधपुर से मैंने MS किया ऑर्थोपेडिक्स में जी। उसके बाद मैं 2002 से कोटा में यहाँ आया। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा सिलेक्शन हो गया जी। तो 6 महीने में अजमेर मेडिकल कॉलेज, JLN मेडिकल कॉलेज में रहा। और उसके बाद में निरंतर कार्य करते 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 असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अब बीच में IMA का अध्यक्ष और अधीक्षक नवीन चिकित्सालय में। तो एक लंबी थी, लेकिन ये सबके सहयोग से, परिवार के सहयोग से, दोस्तों के और सबके सहयोग से मैं आज हूँ। लेकिन मेहनत करते हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं तो विचलित नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली कामयाबी जरूर मिलती है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं कहूँ तो 10th का बोर्ड तक हमारे यहाँ पे हनोतखेड़ा में लाइट नहीं थी, और 86 में सबसे पहले रोड आया। उसके बाद पे कीचड़, मतलब वहाँ पे बारिश होता था कि कीचड़ से निकल के जाते थे, पेड़ धोते थे जी। साइकिल की सुविधा नहीं थी, साइकिल चल ही नहीं सकती, कीचड़ में कैसे चलेगी। सही है। तो इस तरह से मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा के अंदर यदि जुनून हो तो इन चीज़ों की कोई ज़्यादा नहीं था कि पैसे से ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका डेडिकेशन और सपोर्ट हो तब वो ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं शिक्षा के माध्यम से जी जी। डॉक्टर RP मीणा जी, आपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आपने जिस विद्यालय में अध्ययन किया, ऐसा मैंने सुना है कि कई लोग तो अपने जन्मदिन रेस्तरां पे मनाते हैं, लेकिन आप जैसी शख्सियत उन बच्चों में जाकर और उनका प्यार पाकर और उन्हें मोटिवेट करते हैं, क्या सच्चाई है इसमें? इसमें यह है कि वो जो स्कूल है जी, वो मेरे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं अधीक्षक हूँ, सीनियर प्रोफेसर हूँ, HOD, लेकिन वहाँ जाता हूँ ना तो बचपन मेरे को याद आ जाता है बहुत। और वो बचपन याद आता है तो उनकी जो ड्रेस देखता हूँ, यूनिफॉर्म देखता हूँ, मेरे को बहुत ही इन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती जो वहाँ जाके खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो उनके बीच में जाकर के जब भी मौका मिलता है मेरे को जी। और बाबूजी का इतना वो था, तो बाबूजी की जो हमेशा मैंने सोच रखा है कि बच्चा बाबूजी की याद के अंदर हर 15 अगस्त को जो भी बच्चा 10th में 12th में जो फर्स्ट रैंकर आता है जी जी, तो उसको 2007 से अब तक जो रिस्ट वॉच में देता हूँ ताकि वो समय याद रहे उसको। बहुत बढ़िया। फर्स्ट जो रैंकर लड़का हो या लड़की हो, पहले मैं वहाँ के प्रिंसिपल से पूछ लेता हूँ कि वो लड़का है लड़की, उस हिसाब से मैं हर 15 अगस्त को जो बच्चा टॉप करता है 10th और 12th उसको मैं रिस्ट वॉच देता हूँ। और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप हैं, वहाँ पे चिकित्सा कैंप हैं, और बच्चों से कभी भी जब मेरे को याद करते हैं, बुलाते हैं, मेरी इच्छा होती है चले जाता हूँ, मेरे को बहुत आनंद आता है। बिल्कुल। डॉक्टर मीणा साहब, वास्तव में जो आपका ये संस्कार अपने पिता से सीखे और आप इसे निभाते भी आ रहे हैं, और आज के बच्चे भी इस तरह मतलब इन संस्कारों में पले बढ़े हैं तो आज बहुत बेहतर इंसान बन सकता है। डॉक्टर साहब, आप नवीन अस्पताल के अधीक्षक हैं और हाड़ौती क्षेत्र के हैं, तो आपने अपने जो मन में सोचा कि मैं हाड़ौती के लोगों के लिए जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बेहतर करूं, क्या मन में था डॉक्टर साहब आपके? 2002 में जब मैं कोटा आया, तो 2002 से जब मैं कोटा आया तो यहाँ पे ऐसा माहौल था कि कुछ सर्जरी ऐसी थी कि साहब ये बॉम्बे होगी, ये अहमदाबाद में होगी, ये दिल्ली में होगी। तो जब मैं फील्ड में आया तो मैं बोला यार ये वहीं क्यों होगी, कोटा में क्यों नहीं हो सकती? जी जी। तो जब मैंने साथ में काम किया तो मेरे को था कि जुनून तो मैं शुरू से था जी, तो मेरी चीज़ यहाँ हो सकती है। तभी प्रण लिया कि नहीं, कुछ अलग करना है और इन लोगों को रोकना है जी। ये जो बाहर जाते हैं
कुछ हद तक भी रोक पाऊँ तो मैं कामयाब होगा। बहुत बढ़िया। तो रिप्लेसमेंट में जो कुल्ले का जोड़ है या नी रिप्लेसमेंट है जी, तो कुछ सर्जन बाहर के आके यहाँ पे ऑपरेशन करते थे, तो मेरे को मौका मिला उनके साथ में काम करने का। जी। तो जब तकनीक देखी और उनके साथ काम किया तो इतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये यहाँ हो सकता है। बहुत। और हाड़ौती के लोगों के लिए यदि हाड़ौती के लोग काम करेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। बहुत। वो मेरा ये था कि हम यदि हाड़ौती के लोगों को अपन हाड़ौती वाले काम नहीं आए तो फिर बाहर से कैसे आएंगे। तो ये भाव था कि अपने लोगों का इलाज अपने द्वारा ही किया जाए। तो उनको बहुत सारी चीज़ों का समस्या आती, बाहर जाते हैं जी। यहाँ से कोई बाहर जाता है, दिल्ली जाता है, अहमदाबाद जाता है, जयपुर जाता है, तो वो पेशेंट के रिलेटिव कितने परेशान होते हैं, आना जाना कितना भारी पड़ता है, फिर फॉलोअप में दिक्कत आती है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि उस सतत प्रक्रिया के अंदर हम लोगों ने सोचा और एक टीम बनाई, और वो टीम कई हद तक अभी मैं कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक हमारा मेडिकल कॉलेज का है जी, वह राजस्थान में नंबर 1 है। ऐसी कोई सर्जरी नहीं आती जो दूसरे कॉलेजों में होती है और यहाँ नहीं जी। मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास इतनी बढ़िया टीम है। तो इसी भाव के साथ मैंने काम किया और डिपार्टमेंट हुआ। तो इस संदर्भ में जब मेरे को मौका मिला अधीक्षक का जी, तो मैंने सोचा कि दूसरे डिपार्टमेंटों को भी इसमें और आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो जैसे पहले जब मैं बन के आया तो मेरा यही था कि लोगों को सुलभ और सरल तरीके से वो अस्पताल में आए। बिल्कुल। तो जैसे अंदर अस्पताल में आता है तो उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि यहाँ पे सिस्टमेटिक काम हो। बिल्कुल। तो सिस्टमेटिक काम होने के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहले हिफाजत लेता कि किसको पता नहीं था कि कौन से लाइन में कौन सा खड़ा होगा। तो सबसे पहले रजिस्टर काउंटर पे जब मरीज आता है जी, तो उनके 10 काउंटर थे, तो उनको लिखवाया यहाँ पे ऑर्थोपेडिक, यहाँ पे मेडिसिन, यहाँ पे सर्जरी, यहाँ पे गायनी, यहाँ पे पीडियाट्रिक, यहाँ पे स्किन, एक साइकेट्री जी। तो इस तरह से उनको उसके अंदर सिस्टमेटिक ला करके लाइन के हिसाब से उनको कि भाई हड्डी वाला हड्डी के पीछे खड़ा हो, साइकेट्री वाला साइकेट्री के पीछे खड़ा हो। ऐसा नहीं है कि स्किन की प्रॉब्लम और ऑर्थोपेडिक के पीछे खड़ा हो तो उसको कितना स्किन के पीछे यदि खड़ा होगा कितनी पेनफुल होगा। तो ये भाव देख करके वहाँ किया। साथ में फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सोचा कि भाई जब भी मौका मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो। तो हमने वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर किया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लाइन में क्यों खड़े हो, उनके पास यदि मोबाइल है, एंड्रॉयड है, तो वो ऐप डाउनलोड करें और वो QR कोड स्कैन करें, रजिस्ट्रेशन करें, और वहाँ पे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जी। साथ में क्या है कि जब भी अस्पताल के अंदर लाइन जब भी जाते थे तो कमरों का जो बिल्कुल लाइन से नहीं थे कि भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा नहीं था जी जी। तो फिर पूरा जो नंबरिंग है वो मैंने पूरा कि लोगों को पता लगे 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 ही आएगा जी जी। तो वो उस तरह से चलेगा। तो वो मैंने पूरा नामकरण, पूरा नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन वापस किया। साथ में लोगों को अधिकतर जांच के लिए जो सुविधा होती है कभी सेंट्रल लेबोरेटरी में और एक्सरे में, तो बहुत सारे लोगों को कौन से नंबर में कब जाए क्या है, तो उस चीज़ों को रोकने के लिए हमने लाल लाइन और पीले लाइन का उपयोग किया कि भाई हमारे पास क्या बजट का भाव था। तो हमने कोई दान दाता है कि साहब कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा साहब ऐसी व्यवस्था करो जो आपका भी नाम हो जाए, राजस्थान में कहीं नहीं वैसी चीज़ करें। तो उनको समझाया, तो लगभग बजट बताया उनको, तो उनको बजट समझ में आया। तो मैंने कहा अभी 2 से चालू करते हैं, फिर आगे बढ़ा देंगे इसको। तो येलो लाइन से जैसे CT स्कैन, MRI, एक्सरे, सोनोग्राफी, मेमोग्राफी हुआ, पीली लाइन पकड़ लो, सीधा वहीं पहुँचाएगी। सेंट्रल लेबोरेटरी और से संबंधित खून पेशाब कोई भी जांच हो उसे समझ लाल लाइन का कर दिया। तो इन चीज़ों से साथ में फिर उसके बाद जैसे डेवलप हुआ तो अनाउंसमेंट के लिए कोई लोगों को पता लगा, जैसे कहीं जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो म्यूजिक सिस्टम वहाँ पे लगाया, उससे अनाउंसमेंट भी होता है, एक सॉफ्ट म्यूजिक भी सुनता है। तो अस्पताल में आए तो एक छोटा सा म्यूजिक भी सुने और बीच बीच में आपका वो बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और उसके बाद फिर लगा कि नहीं और कुछ भी चाहिए इसमें, तो LED लाइट को हर OPD के बाहर हमने LED लाइट लगाए, कभी विभाग और नंबर दोनों अंकित हो ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी रहे। बिल्कुल। और तो इस तरह से DDC काउंटर है, तो DDC काउंटर का नंबरिंग कराया, वहाँ पे कैमरे लगवाए और अंदर अस्पताल में कैमरे लगाए। साथ में पता लगा कि बाद में बार बार कंप्लेन आती है कि साहब गुणवत्ता बनाए लेकिन दवाई में क्या करें। तो मैंने उसके अंदर ये सोचा कि भाई ये DDC काउंटर है, उनकी दवाएं गुणवत्ता की सरकार से रिक्वेस्ट करके उसको DDC में AC लगवाए। तो कहीं नहीं है AC, अपन यहाँ पे AC लगे हुए DDC पे जी। इस तरह से इमरजेंसी के अंदर बहुत सिस्टमेटिक, क्योंकि वहाँ पे ECG
मरीज आते हैं तो ईसीजी के लिए कमरे में ढूंढना पड़ता था, तो नहीं, ये यहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा जहाँ पे गेट नंबर 4 पे ईसीजी को राउंड द क्लॉक वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे एक काउंटर बना दिया कि ईसीजी तुरंत आए, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी मशीन, क्योंकि हार्ट अटैक का पेशेंट होता है ना, बिल्कुल, उसका जो गोल्डन आवर्स होता है, यदि आपने विद इन अ फ्यू मिनट्स यदि डायग्नोस कर लिया तो ट्रीटमेंट कर पाते हैं, यदि समय निकल गया तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सही बात। तो ईसीजी हैं, इमरजेंसी दवाइयाँ हैं और सीपीआर रूम है, तो इनको डेवलप किया। और साथ में वहाँ पे लोगों को परेशान रहते थे, वैसे नहीं थे, तो मैंने 4 एसी बड़े बड़े एसी लगाए, लोगों के कूल एंड काम रहे, हर मौसम में उनका कैपेसिटी बढ़े। तो इस तरह से लॉन्ड्री हैं, कहते हैं कपड़े गंदे रहते हैं, तो मैंने सरकार से आग्रह किया कि भाई हमारे को दो, तो इस तरह से लॉन्ड्री मशीन खरीदी। हर 7 दिन में बेड चेंज होती है कि आपको कपड़े बदलने की, हर दिन कपड़े बेडशीट चेंज होगी आपकी। ऐसे ऑपरेशन थिएटर का शौक है तो भाई अच्छा होना चाहिए सर्जन के लिए। तो सर्जन को अलग अलग को सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक हो, गायनी हो, उनके लिए 2-2 ओटी, मॉडुलर ओटी बना दिए मैंने। और अभी इमरजेंसी का जो ओटी है उसका भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी एक वर्ल्ड क्लास ओटी आपको इमरजेंसी का मिलेगा। बहुत तो इस तरह से सतत प्रक्रिया के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। जैसे अस्पताल है, दोनों अस्पताल सुपर स्पेशलिटी के लिए कॉरिडोर था, वो कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है। साइकिल स्टैंड के लिए मैंने लिख रखा है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग अपन बनाए, जो गेट है भव्य बनाए ताकि गेट से अच्छी हो। तो इस तरह से सब चीज़ों को सुव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं और आशा है कि धीरे धीरे करके सब चीज़ें अच्छी होगी और लोगों को राहत मिलेगी। काफ़ी हद तक बोन बैंक की बात करें तो मेडिकल कॉलेज कोटा के अंदर बोन बैंक मेंटेन है और हम लोग उसका भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट हो, बोन बैंक हो, किडनी ट्रांसप्लांट में अस्पताल में चला, नवीन चिकित्सालय में। जी डॉक्टर मीणा साहब, आपका जो मृदु व्यवहार है, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ज़्यादातर आउटडोर में ग्रामीण क्षेत्र के ही मरीज आते हैं, किस तरह आप उनको संबल देते हैं और यहाँ आने वाला हर मरीज आपके व्यवहार से प्रसन्न होकर घर लौटता है, किस तरह आप इस तरह का काम करते हैं सर? क्योंकि मैंने बचपन देखा है जी उन ग्रामीणों के बीच में जी, किस तरह से वो लोग, गरीब जो लोग होते हैं, एक एक पैसे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है जी और अभाव में क्या क्या मुसीबत आती है। बिल्कुल, वो सब चीज़ मेरे को पता है। तो उसी को ध्यान रखते हुए आज मेरे जहन में रहता है कि ये कोई यदि आया है तो इसकी जो आस लेके आया अस्पताल के अंदर, उस जो विश्वास है उसको अपन को जीतना है और उसकी जो परेशानी है उसका समाधान करना है। तो मुझे कोई भी यदि हड़ौती के लोग आते हैं यहाँ पे, वही लोग अधिकतर आते हैं जिनको वाकई में बेचारों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पैसे वाला तो कहीं भी इलाज करा लेगा, लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, वो जो लाभार्थी हैं वाकई में वो गरीब लोग हैं। तो वो लोगों को मेरा तो रहता है ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं दें, वो तो सुविधाएं मिलेगी तो वह कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि वो लोग इतने सेटिस्फाई धीरे धीरे हो रहे हैं और इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जो टीम के ऊपर इतना विश्वास आ रहा है कि गायनी में देखो फुल हैं, ऑर्थोपेडिक में फुल हैं, मेडिसिन में फुल हैं, सर्जरी में फुल हैं, साइकेट्रिस्ट, किसी भी डिपार्टमेंट में इतना विश्वास हो गया कि लोगों का कि नहीं यहाँ पे इलाज होता है और हम यहाँ पे इलाज कराएंगे, ठीक होके जाएंगे। तो इस तरह का भाव है। और मैं तो कह रहा हूँ कि स्टाफ भी जो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिला है उनको, तो कि नहीं कुछ करना है अपने लोगों के लिए, तो इस भाव के साथ में कि कोई यहाँ से परेशान नहीं हो, आया है तो इसकी मदद करनी है और मदद लेके जाए ताकि दूसरे लोगों को बता पाए कि वाकई में वहाँ इलाज होता है। डॉक्टर आर.पी. मीणा साहब, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा कि अस्पताल सरकारी जो होते हैं उनमें कई तरह के तनाव, जैसे स्टाफ संबंधी भी आ जाते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार से कैसे उसे शीघ्र हल की ओर ले आते हैं? क्योंकि जैसे सुरक्षा कर्मियों का ही मामला हो, सफाई कर्मियों की हड़ताल का ही मामला हो, लेकिन आप जिस तरह व्यवस्था को सुचारू कर लेते हैं, तो कैसा भाव आपका रहता है उनके साथ? मेरा अच्छा ये है कि शुरू से ही मैं इन लोगों से जुड़ा रहता हूँ जी। वो आपके सफाई कर्मचारी हो या सहायक कर्मचारी हो या गार्ड हो, इनकी मैं सुनता हूँ जी। और मेरे को इनके ऊपर लगता है कि काम करने बेचारे जी। तो इनको नुकसान नहीं हो किसी भी रूप से। इनका एक ही है कि इनको आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिजिकली तो ही काम करते हैं लेकिन इनका आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ में इनके ऊपर भी घर की जिम्मेदारियाँ होती है, ये मेरे अंदर भाव रहता है। तो इनसे बार बार मैं
चर्चा करता हूँ और नियम से इनका टाइम पे पैसा मिलना चाहिए। तो जो संवेदक होते हैं जी जो भी, उनको पाबंद रखता हूँ कि भाई इनका मेरे को शिकायत नहीं आना चाहिए, बिल्कुल समय में पैसा आना चाहिए। तो इनको जो सहायक कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो या गार्ड हो, इनको बताया कि सर के पास जाएगा मैटर तो ये सोल्व होगा ही होगा जी। तो इस तरह से हम यदि उनको कॉन्फिडेंस है मेरे को ऊपर कि हमारी बात को ये रखेंगे और उसका समाधान के लिए करेंगे, तो मैं तुरंत उसको डिसीजन के लिए कभी ये प्रॉब्लम आ रही है तो सोल्व करो, मेरे को बताओ टेक्निकली कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सभी चीज़ों जो हैं, हमारे जो सहायक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, गार्ड है, इनको जब भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे पास आते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ये उनका मेरे ऊपर विश्वास है और उस विश्वास पे मैं कोशिश करता हूँ कि इनका नुकसान नहीं होने दूंगा। तो यही वजह है कि जब भी कोई परेशानी आती है, देखा होगा नवीन चिकित्सालय में ज़्यादा स्ट्राइक वगैरह नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है, उनका मेरे पर विश्वास है और मेरे को उन पर विश्वास है और हम लोग मिलकर के संस्था का काम कर रहे हैं, उस संस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मीणा साहब, हाड़ौती के अलावा भी दूर दूर अंचल से यहाँ मरीज आते हैं, ऐसा विश्वास यानी सटे हुए जो प्रांत है वहाँ तक का है, कैसे देखते होंगे सर आप वहाँ से जो मरीज आते हैं, किस तरह की उनकी भावना होती है आप लोगों के प्रति? भाई देखो, हाड़ौती के आसपास जो है मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट है जी, है ना, मैं भी वो डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स की बात करूँ जी, तो ये जो एमपी का एरिया है, बिल्कुल श्योपुर है, गुना है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, रतलाम है, श्यामगढ़ है, भवानी मंडी, ये सारे जो एरिया हैं जी जी, तो इनके तो पेशेंट आते हैं, साथ में दूसरी स्टेट के, यूपी के, मेरठ के, है ना, आगरा के, भरतपुर के और इवन गुजरात के पेशेंट यहाँ आके ऑपरेट करा के जाते हैं जी। और मैं बताऊँ आपको कि कुवैत से भी पेशेंट यहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट करके गया है, कि वो पेशेंट केवल ऑपरेशन कराने के लिए ही यहाँ पे आया और लगभग 5 साल हो गए और अभी भी मेरी बात होती है, शी इज़ हैप्पी। तो ये अच्छा लगता है कि विदेश से भी पेशेंट आना, दूसरे स्टेट से पेशेंट आना, वो ठीक हो जाता है तो हमारी टीम का जो मनोबल है ना वो बढ़ता है और ज़्यादा काम करने का एनर्जी मिलती है कि नहीं और हम और इस दायरे को बढ़ाएं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक मेडिकल कॉलेज कोटा का वो राजस्थान में नंबर 1 है। जब भी एमएस की सीट उठती है तो राजस्थान में सबसे पहले ऑर्थोपेडिक कोटा की उठती है, तो ये हमको गौरवान्वित करता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिकॉग्निशन ऊपर तक जा रहा है। तो इस तरह से कोशिश करते हैं कि हर डिपार्टमेंट मेरा, वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, गायनी हो, साइकेट्री हो, स्किन हो, पीडियाट्रिक्स हो, ये सब मिल करके इस तरह से आगे बढ़े कि ये संस्था मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है आने वाले समय में राजस्थान में एक टूरिस्ट की तरह डेवलप हो, कि लोग यहाँ पे इलाज कराने बाहर से भी आए। बहुत बड़े डॉक्टर मीणा साहब, आज से 4-5 साल, 5 साल या 7 साल पहले कई लोग जैसे ये हड्डी से संबंधित रोग के लिए अहमदाबाद तक जाते थे, आपने वहाँ जाने से यहाँ हाड़ौती के लोगों को यहीं रोक लिया और यहीं सुगमता से उनको इलाज मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप जैसे चिकित्सकों के लिए कि आपने हाड़ौती के लोगों को इलाज के लिए और सस्ता इलाज उपलब्ध कराया। इसमें जो है सबका सहयोग होता है जी। हमारे जो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है जी, कि जब हम सही जगह को सही लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनसे अवेयरनेस बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है और मैं तो कहता हूं कि सबके सहयोग से जी, है ना, टीम वर्क होता है जिसमें मैं तो कहता हूं कि बिना अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है जी, लेकिन सभी तरह से की हो, प्रशासन हो, पॉलिटिकल विल पावर हो और टीम हो चिकित्सकों की, तो मिलकर के हम करते हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। और यही कारण है कि सबके साथ वो सबका विकास जो है यही होता है कि यदि हम सब साथ हैं, काम करते हैं तो डेफिनेटली उसको रिलीफ मिलता है। और ये जो सपना मैंने 2002-03 में देखा था कि मैं कहीं न कहीं कोटा में रोकने में कामयाब होऊंगा और मैं ठीक है पैसे वाले जाते होंगे लेकिन काफ़ी लोगों को, बिल्कुल जो गरीब अवस्था में है, लगभग 5000 रिप्लेसमेंट हम लोग इस मेडिकल कॉलेज में कोटा में कर चुके हैं
बहुत तो बढ़िया। ये हम लोग कम से कम उन लोगों को रोक पाए। साथ में जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट पहले भागते थे जाते थे बिल्कुल। वो रुक गए हैं। तो ये टीम वर्क है हमारा, पूरा जो टीम है रात दिन काम करता है, एक अच्छे इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है। यहाँ के वार्ड को देखो तो नीट एंड क्लीन है, नर्सिंग स्टाफ में भी वो उन पर विश्वास जताते हैं कि वो लगता है कि वहाँ पे अच्छी सेवाएं हो रही है। तो इस तरह से वातावरण बनाते हैं पॉजिटिव, जी तो जी उसका डेफिनेटली अपने संस्था को और अपने लोगों को फ़ायदा मिलता है। जी। डॉक्टर मीणा साहब, प्रदेश का पहला बोन बैंक आप ही के यहाँ है, कोटा मेडिकल कॉलेज। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर इसमें, और कहाँ के को ज़रूरत पड़ती है, कहाँ के मेडिकल कॉलेजों को इस बैंक की ज़रूरत पड़ती है? राज्य सरकार का जो है, हम लोग तो भाग्यशाली हैं कोटा के अंदर मेडिकल कॉलेज के हमारे पास बोन बैंक है जी, जो राजस्थान का एकमात्र बोन बैंक है, वो हमारे पास है जी। इस बोन बैंक में क्या होता है कि आपको कहीं भी है ना, कोई जैसे बोन डिफेक्ट होते हैं जी, बोन डिफेक्ट में कोई ट्यूमर है जी, हड्डी गल जाती है, हड्डी टूट के गिर जाती है, गैप आ जाता है जी, या किसी कारण से कैंसर है, उसमें डिफेक्ट को भरना पड़ता है जी, तो यहाँ जहाँ जहाँ भी बोन मिलती है तो उसको यदि पहले सारे पेशेंट बाहर जाया करते थे, लेकिन बिल्कुल आज हम लोग यहाँ पे मेडिकल कॉलेज कोटा में ये सारे ऑपरेशन कर पा रहे हैं। जी, बोन बैंक अच्छा वर्किंग में है और साथ में राज्य सरकार की योजना का लाभ दूसरे मेडिकल कॉलेज से जोधपुर हैं और अन्य कॉलेज हैं, उनसे भी बार बार डिमांड आती है कि भाई हमारे को भी दे दो, तो ये ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा। तो हमने बाहर भी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के अंदर दिया है सरकारी में, जी, प्राइवेट में अभी नहीं देंगे क्योंकि राज्य सरकार के नियम जो हैं क्लियर। तो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में हमने दिया है और उनसे राहत मिली है और वो बहुत धन्य मानते हैं कि साहब उन लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है। यहाँ पे जयपुर वाले विजिट कर गए, जोधपुर वाले विजिट कर गए, दूसरे कॉलेज वाले विजिट कर गए बोन बैंक के, तो वो भी प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि राजस्थान में और भी बोन बैंक खुले, तो वो कोटा को देख देख के जा रहे हैं कि ताकि वो प्रस्ताव तैयार करें और राज्य सरकार के समक्ष रखें तो और बैंक की सुविधा भी वहाँ पे हो। आप द्वारा इस तरह के किए गए ऑपरेशनों में स्वच्छता के आंकड़े पॉजिटिव सामने आए हैं, क्या मानते हैं डॉक्टर साहब आप? वो तो आप कहीं भी बात करते हैं तो कहता है कि साहब आदमी मेरे तो हंसते ठीक हो जाती है। जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं जी, स्ट्रेस फ्री होकर के पूरी टीम जब काम करती है तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे होते हैं। बिल्कुल, रिजल्ट वहाँ अच्छे नहीं होते हैं जहाँ पे मन लगा करके अधूरे मन से काम करें। बिल्कुल, जब हम पूरे मन से पूरी टीम भावना के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। और यही कारण है कि हमारी जो टीम है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लोगों प्रति समर्पण है, तो रिजल्ट अच्छे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ मोर देन 95% रिजल्ट है यहाँ पे। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट काम के हमेशा सफल होता है जी, और ये सब बोलते हैं हर क्षेत्र में लागू होता है और इस क्षेत्र में भी लागू होता है जी। डॉक्टर मीणा साहब, तीसरी मंजिल पे भी आप वार्ड बना रहे हैं, क्या क्या उसमें अब चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी? हमारे यहाँ पे 270 बेड ऊपर सेकंड फ्लोर में है जी, और सेकंड फ्लोर में अभी हम लोगों ने मेरी इच्छा है कि आने वाले समय में लोगों को राहत देने के लिए दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं जी, ENT हो, ऑप्थो हो, गायनी का और हो ऊपर हो जी, और ऑर्थोपेडिक की एक और डेवलप हो, तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है ICU हो, इस तरह से कोशिश करेगी जहाँ भी ज़रूरत है सर्जिकल ICU हो, सर्जरी डिपार्टमेंट का पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड हो, ऑर्थोपेडिक का पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड हो, तो इस तरह से हम चाहेंगे कि उन बेडों को सदुपयोग लें। और हमने प्रस्ताव बनाकर भेज रहा है कि जैसे मैन पावर आता है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं संसाधन, तो हम उसको जल्दी चालू करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ सब व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन है, लेकिन आज भी कमी आपको भी लगती होगी कॉटेज वार्ड और हाँ कॉटेज तो इसके लिए क्या आगे आपकी प्रक्रिया है? कॉटेज वार्ड का जो प्रक्रिया है एक्चुअली हमारे जीरियाट्रिक वार्ड में 7 कॉटेज वार्ड है जी जी, तो कोविड में वो ख़राब हो गए थे क्योंकि उसमें टेक रेक नहीं होती, उसके बाद हमने ठीक करा लिए। जी जी, अभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, केवल वरिष्ठ नागरिकों 60 से ऊपर हैं, जी, उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए
हमने कॉटेज वार्ड की व्यवस्था चालू कर दी है जी। और फ्यूचर में भी हमने अभी भी विधानसभा में भेजा है डिमांड कि भाई कम से कम 50 कॉटेज वार्ड और। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जब भी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, हमारे विधायक महोदय से, स्पीकर साहब से और भी विधायक मंत्री साहब से, तो मैं कहता हूँ कि भाई कम से कम यहाँ पे कॉटेज वार्ड की और बढ़ाया जाए 50 के आसपास लागू कर रखे। और साथ में कुछ बन भी रहे हैं दोनों के बीच में, दोनों बिल्डिंग के बीच में 25 के आसपास। तो आने वाले समय में सबका पॉजिटिव है कि भाई जल्दी ही कॉटेज वार्ड भी मिलेंगे इस अस्पताल को और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आपकी भावना भी वैसी होती है। मैंने कई बार देखा सुना कि स्वच्छता के लिए आप झाड़ू उठा के आगे आते हैं, आपके पीछे सारे कर्मचारी चल पड़ते हैं। क्या ऐसा भाव रहता है आपका सब स्वच्छता के प्रति? बस जो भी काम करो ना दिल से करो और दिल से काम करते हैं वो सबको अच्छा लगता है। और फॉर्मेलिटी करते हो तो लोगों को सब पता लगता है कि फॉर्मेलिटी हो रही है। तो मेरे को जो जिम्मेदारी लेता हूँ ना मैं, जी, तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले मैं दिल से काम करूँ, और दिल से काम किया हुआ हमेशा होता है कि दिल जीतता है हमेशा। तो दूसरे लोगों का दिल जीतना ऐसे नहीं जीता जाता है, पहले आप उसको करके दिखाओ जी। तो लोग आपके पास में दिल से जुड़ेंगे जी। तो इसी भावना के साथ में वह सफाई का काम हो या दूसरे काम हो, सबका दिल जीतने के लिए आपको सबसे पहले ईमानदारी से उनके सामने पेश आना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी प्लांटेशन हुआ था हमारे पे, तो लोग ये कह रहे थे, जब मैं फावड़ा चला रहा था तो कह रहे थे कि साहब नहीं, इनमें अलग ही बात है जी। तो क्योंकि ग्रामीण जुड़े हुए हैं तो करके देखते हैं तो लगता है कि हम भी करना है, सर कर रहे हैं तो हमको भी करना है जी। तो पानी का हो, सफाई का हो, झाड़ू हो, क्या फ़र्क पड़ता है जी। तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत बनाना है, तो हम भी तो उसी का पार्ट है। बिल्कुल। तो उनको नीचे तक अपन को देना है, वहाँ पे थोड़ी आएंगे, अपन को यहाँ बिठा रखा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनी थी कि हम हमारी संस्थाओं को किस तरह स्वच्छ रखें। तो दिल से काम करना पड़ता है, तब लोग दिल से जुड़ते हैं जी। डॉक्टर साहब, आगामी जो आपका कार्यकाल है उसमें आगामी सोच क्या है आपकी इस अस्पताल के प्रति? क्या नवनिर्माण इसमें चाहते हैं आप? बिल्डिंग तो बहुत बन गई है, बिल्डिंग में हमारे पास में लगभग अभी 1150 के आसपास बेड हैं जी। यही चाहेंगे कि जब भी मौका मिले जनप्रतिनिधि से या हमारे स्पीकर साहब से बात करके जी, हमारे दूसरे जो ब्रांचें हैं जिसमें जो यहाँ पे नहीं है, उनका चाहते हैं कि कम से कम वो सब चीज़ें यहाँ सुलभ हो जी। जैसे ENT हैं, ऑप्टो हैं, डेंटल हैं, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे चालू हो, लोगों को राहत मिले। तो उस तरह से प्रयास करेंगे कि जो सुविधा यहाँ नहीं है, MBS जाना पड़ता है 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर, तो उसको यहाँ भी सुविधा हो। और मैं तो कह रहा हूँ समय आ गया है कि मेडिकल कॉलेज भी 2 हो जाए तो अच्छी बात है। ये नए सेक्टर का है, उधर एक हो तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। तो एक पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो रिसर्च वगैरह वो भी बढ़ेगा, लोगों का फेथ और बढ़ेगा। तो इस तरह से हमको सुविधाएं बढ़ानी है और उस सुविधाओं को सुगम देना है, लोगों तक पहुंचाना है। हमारा ये कि जो भी जन कल्याण योजना है राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, उनको आम जन तक पहुंचाना है, क्योंकि आम जन खुशी होगा तो सरकार को अच्छा मैसेज आता है। और हम एक कड़ी हैं, तो कड़ी के माध्यम से हम चाहेंगे कि उस सुविधाओं को जन जन तक किस तरह से सरल बनाए, सुलभ बनाए, ताकि लोगों को मिल सके जी। ये थे हमारे साथ न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RP मीणा जी। डॉक्टर RP मीणा जी ग्रामीण परिवेश से निकले हुए ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों का विशेष ध्यान रखा है। इनकी सोच इस अस्पताल के लिए काफ़ी गहरी है, ये और सुविधा युक्त इसे बनाना चाहते हैं, तो ये जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लेंगे। इस हफ्ते के हमारे स्पेशल गेस्ट थे। नेक्स्ट स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में हम नई सक्सेस से रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्ते।